हम सब जानते हैं कि हम 2023 में बैठे हैं। कैसा खौफनाक दौर है हमारे बीच। देश का लोकतंत्र लिंचिस्तान बन रहा है। कुछ ही दिन पहले इसी देश की राजधानी में जहां मैं काम करती हूं, वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर एक भारतीय नागरिक की पीट पीट के हत्या कर दी गई। बस वो गणेश मंडप से एक केला चुरा रहा था इस रात। कि लड़ाई पितृसत्ता से हो, लड़ाई जातिवाद से हो, लड़ाई फांसीवादी हिंदू राष्ट्रवाद से हो, इस लड़ाई का परचम औरतों के पास है, रहेगा और हम ही इसको जिंदाबाद करेंगे। 2024 में अपनी नैया पार लगाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए मोदी जी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जरूरत पड़ी। शाहीन बाग के बाद देखिए, जब औरतें बाहर आईं, चेहरे पे उन्होंने तिरंगा बनाया, सब जगह झाड़ा, उसके बाद से कहीं तिरंगा यात्रा नहीं होती। आप सबको जय भीम, लाल सलाम, सतरंगी सलाम, क्रांतिकारी लाल सलाम। बहुत धैर्य से आप हम सब यहाँ बैठे हैं और सच मानिए कि एटवा की यह जो यात्रा है, ये हम सब की यात्रा है। देश में जिस तरह से आप तकरीबन, मीना जी ने बताया कि 20 राज्यों से करीब यहाँ महिलाएं आई हैं, जिस हौसले और समाज को समतामूलक बनाने के लिए आप सब खेत खलिहानों, फैक्ट्रियों, स्वास्थ्य केंद्रों, कॉलेज, कैंपस, हर जगह, संसद से लेकर सड़क तक जिसे आप जिंदा रखे हुए हैं, ये जो सपना जिंदा रखे हुए हैं, मैं आपके इस सपने का, आपके इस हौसले का क्रांतिकारी इस्तकबाल करती हूँ। साथियों, मैं आप खुद को आपका एक हिस्सा मानती हूँ। इसका एक सिरा मेरी माँ से जुड़ा है, जो आपके साथ सहयोद्धा हैं, शोभा सिंह, जिन्होंने 15-16 की उम्र थी मेरी जब लखनऊ में महिला संघर्ष मोर्चा बनाया और उसका सदस्य बनाया मुझे। जीवन की पहली सदस्यता फॉर्म, उसकी रसीद आज भी मेरे पास है। और मैं इसलिए इसका जिक्र कर रही हूं क्योंकि यही महिला आंदोलन, महिला संगठन की शक्ति है। आज आप सब जो यहां बैठी हैं, तमाम बच्चों के साथ बैठी हैं, मीना कोतवाल मेरी साथी हैं, वो भी अपनी बेटी के साथ बैठी हैं, ये महिला आंदोलन की शक्ति है। पुरुषों के सम्मेलन में मैं देखना चाहती हूं वो दिन आए, अगर ऐसा सम्मेलन होता है तो, जहां पर वे अपने अपने बच्चों को लेकर जाएं। बदल रही है तस्वीर, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए मैं इसका कह रही हूं क्योंकि उस समय जो सीख मिली कि क्लारा जेटकिन और लेनिन का जो संवाद चला था, वो जो बहस है ऐतिहासिक वामपंथ की नारीवाद के साथ बहस है, जो सिमोन द बुआर का लेख है, किताब है, शायद उस कच्ची उम्र में अगर नहीं पढ़ा होता तो हो सकता था कि तस्वीर दूसरे ढंग की होती, या वो समझ मिलने के लिए मुझे वो मेहनत करनी पड़ती जो तमाम बच्चों को जो आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, उनको कम करनी पड़ती है। ये क्रांतिकारी विरासत है महिला संगठन की, महिला आंदोलन की, कि हम घर को बदलते हैं, खुद को बदलते हैं, समाज को बदलते हैं और समाज के साथ देश की तकदीर को बदलने का हौसला रखते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत है। और दूसरा सिरा निश्चित तौर पर आप सब हैं, यह पूरा संगठन है, संगठन के साथ जो पूरी विचारधारा है। मुझे यहाँ बैठ के लग रहा था कि ये जो ऊर्जा मिल रही है यहाँ पर, हम सब जानते हैं कि हम 2023 में बैठे हैं। कैसा खौफनाक दौर है हमारे बीच। देश का लोकतंत्र लिंचिस्तान बन रहा है। आप देश की राजधानी में बैठे हैं। कुछ ही दिन पहले इसी देश की राजधानी में जहां मैं काम करती हूं, वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर एक भारतीय नागरिक की पीट पीट के हत्या कर दी गई, देश की राजधानी में। बस
वो गणेश मंडप से एक केला चुरा रहा था इस रात। तो इस दौर में यह जो ऊर्जा आपके साथ मिल रही है कि हम कुछ भी हो जाए, जुल्म कितना भी हो, हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, मुझे लगता है कि ये जो एक हौसला है, ये हौसला, इस हौसले को आगे बढ़ाने का काम बिना एक विचारधारा के संभव नहीं है। इस विचारधारा की पहुंच और पूछ तमाम आंदोलनों में दिखती है, क्योंकि एक बात बहुत साफ है जो हम सब जानते हैं, आप सब सबसे ज्यादा जानते हैं कि इस देश में हमारा मुकाबला किससे है, हम किससे लड़ रहे हैं। सिर्फ एक मोदी से लड़ रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि हम पितृसत्ता से भी लड़ रहे हैं, हम मनुवाद से लड़ रहे हैं, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई शुरू की थी। सबसे पहले भारत के नारीवादी नेता, जिन्होंने बताया था कि यह मनुस्मृति हमें गुलाम बनाने के लिए है। और आज की तारीख में जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तब हम ये महसूस कर रहे हैं कि यह मनुवाद, मनुस्मृति दोबारा से हम तमाम औरतों को गुलाम बनाने के लिए तैयार है। इसके बारे में तमाम वक्ता बोल चुके हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं 3-4 चीजें जरूर कहूंगी कि लड़ाई पितृसत्ता से हो, लड़ाई जातिवाद से हो, लड़ाई फांसीवादी हिंदू राष्ट्रवाद से हो। इस लड़ाई का परचम औरतों के पास है, रहेगा, और हम ही इसको जिंदाबाद करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई है, ये हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है। ऐसा नहीं कि हमने चुना है, ये हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है कि आज, और सबसे ज्यादा निशाने पर, अरफा ने सही बोला, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूं, सबसे ज्यादा निशाने पे कौन है? द सो कॉल्ड हिंदू औरत है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से, हम तमाम औरतों ने बहुत मुश्किल से इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट्स के जरिए और महिला आंदोलन की लंबी लड़ाई की वजह से अपने शरीर पर अपना हक हासिल किया। हम कितने बच्चे पैदा करें ये हमने तय किया, बहुत मुश्किल की ये। हम लड़के नहीं लड़कियों को चाहते हैं, ये हमने तय किया, बहुत मुश्किल था। आज के दौर में पूरा चक्का वो पीछे घसीट रहे हैं। जो गोल्डन एज बता रहे हैं ना, उस गोल्डन एज की एक एक जो सिगरेट से जलाते हैं बॉडी को ना, वैसे दंश हमारे पास हैं इस गोल्डन एज के। क्योंकि वहां पर औरतें सिर्फ पढ़ लिखी नहीं, शादी तो बहुत दूर की बात है। आप आज तारीख देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम बाबाओं की भीड़ लगी हुई है, जो तमाम औरतों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी कोख तुम्हारी नहीं है, ये कोख समाज के लिए है, तुम्हें समाज के लिए लड़के जनने हैं। ये रिवर्स गियर कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कितना लंबा आंदोलन चला पूरे देश भर में, उसके बाद हमें घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून मिला। लेकिन देश के कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये महिलाएं बहुत आजाद हो गई हैं, बहुत मिसयूज हो रहा है। मिसयूज होने वाले कानूनों के बारे में अगर आप पब्लिक डोमेन में जाइए तो सारे महिलाओं को अधिकार देने वाले जो कानून है, दहेज हत्या से लेकर घरेलू हिंसा, इन्हीं पर सबसे ज्यादा डिबेट है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो ये सारे डायमेंशंस हैं महिला आंदोलन के, उनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं और यह सम्मेलन एक नई धार के साथ आंदोलन को खड़ा करके आगे बढ़ने की रणनीति निश्चित तौर पे बनाएगा, इसमें जो कुछ चीजें मेरे दिमाग में हैं, कुछ जो सवाल के तौर पे जो परेशान कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगी। समय कम है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एक डिस्कोर्स चेंज हो रहा है, जो मैं चर्चा कर रही हूं कि वो डिस्कोर्स चेंज हो रहा है। महिलाओं, एक वक्ता ने यहां जिक्र किया, नौशरण ने भी कहा, अरुंधति भी उसका जिक्र करके गई। हम सब जानते हैं कि इस समय युद्ध जैसा माहौल है, घरेलू युद्ध की तरफ, सिविल वॉर की तरफ बढ़ाने की कोशिश है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की कोशिश है। और दरअसल यह युद्ध लड़ा जा रहा है हम औरतों के शरीर पर।
हम औरतें ही हैं जिनके शरीर पे सारा खेल है। और इसकी सबसे रिसेंट एग्जाम्पल, सबसे नया एग्जाम्पल है नारी वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यानी 2024 में अपनी नैया पार लगाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए मोदी जी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जरूरत पड़ी। स्पेशल सेशन बुलाया गया। ये पॉलिटिक्स हमें समझनी और लोगों को समझानी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्ट्रोक में महिला आरक्षण बिल को, जो एक अधिकार था, आपने उसे शक्ति बना दिया, वंदन बना दिया, पूजने वाला बना दिया। हम सब जानते हैं हमें किसी को पूजने की जरूरत नहीं है ना। इसमें किसी को, यहां तो बैठे किसी को जरूरत ही नहीं। सब आप लोग धधकते खेत खलिहानों से आए हैं, फैक्ट्री से आए हैं, संघर्ष से आए हैं। लेकिन देखिए जो सारा डिस्कोर्स बदल रहा है, उस डिस्कोर्स को हम कैसे काउंटर करेंगे जमीन पर, उसे हम कैसे चैलेंज करेंगे, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे हमें सोचना है, जिसके बारे में यह सम्मेलन निश्चित तौर पर इसे क्लेम करना जरूरी है। जैसे शाहीन बाग ने क्लेम किया। शाहीन बाग ने सबसे मार्के की बात क्या की? सबसे मार्के की बात जो मुझे लगती है, उसने कहा, उससे पहले तिरंगा यात्रा निकलती थी। तिरंगा यात्रा कौन निकालते थे? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। और जहां जहां तिरंगा यात्रा निकलती थी, तिरंगा लेके जाते थे बाइक पे, भगवा झाड़कर, वहां पर दंगे होते थे। तिरंगे को कब्जे में करके एक काम किया। शाहीन बाग ने क्या किया? दो काम किए। राष्ट्रीय गर्व के जितने सिंबल्स थे उनको क्लेम किया, तिरंगा उनसे वापस खींच लिया। शाहीन बाग के बाद देखिए जब औरतें बाहर आईं, चेहरे पे उन्होंने तिरंगा बनाया, सब जगह झाड़ा, उसके बाद से कहीं तिरंगा यात्रा नहीं होती। ये रिक्लेम करना है। और दूसरा, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, देश के संविधान और प्रियम्बल को सबसे बड़ा फेस बनाया। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। पूरे आंदोलन में 75 साल की जो हिस्ट्री है, इसमें सबसे पहले हुआ कि एक नॉन दलित मूवमेंट बाबा साहब की शरण में जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर अधिकार बचना है तो बाबा साहब से बड़ा मसीहा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं बचा सकता। देश का प्रियम्बल किसी भी आंदोलन में, नॉट इवन अ सिंगल मूवमेंट, मैंने जितना अध्ययन किया, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि देश के कोने कोने में, मैं देशबंद गई, रात के 9:30 बजे पहुंची, प्रियम्बल का पाठ चल रहा था, देश संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ चल रहा था। इंडिया गेट से लेके वहां तक, केरल, कलकत्ता, जयपुर, कहां भी आप नाम लीजिए। ये मुझे लगता है कि आज हमारे सामने, हम तमाम औरतों के सामने, और खास तौर से उन औरतों के सामने, आप सबके सामने, जो कि लंबी एक विरासत है संघर्ष की, संघर्ष करके हमने महिला आरक्षण को 27 साल तक जिंदा रखा है। जब चर्चा चल रही थी, मुझे एक कॉमरेड गीता मुखर्जी की डिबेट याद आ रही थी, मुझे वो खून से लगी महिलाओं के पत्र याद आ रहे थे जो उन्होंने लिख के सांसदों को भेजे थे। ये है महिला आरक्षण की इतिहास, जिसे हमें क्लेम करना है अब जमीन पे जाके। नहीं तो होगा क्या? मनुस्मृति, मनुस्मृति, और उसी के बीच में ये झुनझुना लटकेगा। इससे हम कैसे लड़ेंगे? मुझे लगता है ये हमें अपने आंदोलन की जीत को क्लेम करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब हम महिला आंदोलन की बात कर रहे हैं, आगे की दिशा तय कर रहे हैं, उसमें जो इंस्टीट्यूशनल वायलेंस है महिलाओं के खिलाफ, जो संस्थागत हिंसा है, वो जिस तरह से बढ़ी है, एक तरफ हमें बृजभूषण शरण दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश से जो लोग आए हैं, मीना यहाँ आई है, उनको पता है मणि त्रिपाठी को, जो बलात्कारी और हत्यारा दोनों था, उसे किस तरह से छूट दे दी गई। सांसद बृजभूषण शरण है, जिसने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया, वो बैठ के मुस्कुराता रहता है। एक और सांसद है निशिकांत, जो महिला को ही, दूसरी महिला सांसद को नगरवधु यानी वेश्या कहता है, महुआ मोहत्रा को, कुछ नहीं होता। तो ये एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो और खतरनाक बात है
कि एक तरफ तो ये जो बलात्कारी मानसिकता है ये घूम रही है, लेकिन वहीं आप देखिए कश्मीर से लेकर मणिपुर तक जो इंस्टीट्यूशनल वायलेंस बढ़ा है। मणिपुर कश्मीर को याद करते समय हमें हमेशा कुनन पोशपुरा में 1991 में जो हिंसा हुई थी, जो जिस तरह से आर्मी ने वहां पर हिंसा की थी, बलात्कार किया था, उसका जिक्र, और उसी का कनेक्ट आप देखिए मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर हिंसा हो रही है, उसका जो इंस्टीट्यूशन है, उससे लड़ने की ताकत सिर्फ और सिर्फ एप्वा जैसे संगठनों के पास ही है, और कोई ताकत नहीं लड़ सकती। आप एक व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, 2 व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जब सत्ता हिंसा कर रही है और हिंसा कर रही है, हमारे अधिकारों को छीन रही है, उस समय एक कलेक्टिव वॉइस में एक कलेक्टिव फोर्स, और वह कलेक्टिव फोर्स निश्चित तौर पर वाम और प्रगतिशील ही हो सकती है। यह भी हमें मैसेज देना बहुत जरूरी है। कोई डायलेमा रखने की जरूरत नहीं है, आज की तारीख में कोई डायलेमा है भी नहीं। मुझे लगता है इससे भी हमें पहुंचाना जरूरी है। और एक आखिरी चीज, मुझे लगता है कि अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, इन सब की जो विरासत हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं, इसमें हम कितने बड़े पैमाने पर देश भर में कड़ी से कड़ी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आंदोलन चल रहे हैं। आज नई लड़की समझौता करने को तैयार नहीं है, नई औरत बन गई है, वो नए मर्द को बना रही है, गढ़ रही है, ये ध्यान रखिए। नई डेफिनेशन है इस समय, उसे एड्रेस करना होगा, सेक्सुअलिटी के इशू को एड्रेस करना होगा, जाति के इशू को एड्रेस करना होगा। और मुझे लगता है ये हमें कहना पड़ेगा इस आताताई हिंदू फांसीवादी शासन से कि इस वतन में तुम्हारा सामना हमसे है, हम अमन की बेटियां हैं, और हम ही तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएंगी। देश ही नहीं, दुनिया का इतिहास इसका गवाह रहा है। लाल सलाम।